बहुपद तथा द्विघात समीकरण, दोनों चैप्टरों को हम साथ में ही रिवीजन करेंगे। यूपी बोर्ड के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों चैप्टरों को अगर हम इंक्लूड कर दें तो मिनिमम 10 नंबर तक के प्रश्न इन दोनों चैप्टरों से मिला करके आते हैं। तो हम शॉर्ट टर्म में बहुत आसान तरीके से रिवीजन करा रहे हैं, उसको आपको करना है। ये ऐसे समझ के चलिए कि कम समय में अगर रिवीजन की बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके छूट सकते हैं। तो अगर उन टॉपिक्स को भी कवर करना है, सारे 100% टॉपिक्स को भी कवर करना है, तो उसके लिए आपको रिवीजन के पहले मेन चैनल पर जाकर के वीडियो पूरा देख लें। रिवीजन में मे भी हो सकता है कुछ टॉपिक्स खुद छूट जाए, इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बहुपद की ही बात करते हैं तो बहुपद की परिभाषा क्या है। सबसे पहले बहुपद की ही बात कर लें तो बहुपद को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये दो खंडों से मिलकर के बना है। बहु धन पद, यह दो खंडों से मिलकर के बना है, यानी ऐसी कोई भी समीकरण जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अगर आप इसकी इंग्लिश पर जाएंगे तो ये दो टर्म से मिलकर के बना है, पॉली प्लस नोमियल। ये पॉली का सेंस हो गया और ये नोमियल का, नोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है बहुपद। अब बहुपद में हम बात करते हैं चर और अचर राशियों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी अलजेब्रिक व्यंजक हैं, तो वो आप क्लास 9th में पढ़े थे, 10th में आप उनकी बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो आप बीजीय व्यंजक के विषय में जानेंगे, क्योंकि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करना है। तो एक बार बस जल्दी से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं, मान के चलिए अगर हमको एग्जाम्पल लेना है तो हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये एक पॉलिनोमियल है, या हम नॉर्मल तौर पर ही अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यम 2m स्क्वायर माइनस 5 हो गया या 9 हो गया। हम यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हमने यम ही ले लिया है, ये आपके पास कुछ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, आपके पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी बीजीय व्यंजक है, और इससे रिलेटेड कुछ संबंधित जानकारियां हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में हम रिवीजन करा रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। मान के चलिए ये हमारे पास ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं, कुछ हमारे पास बीजीय व्यंजक हैं, और इनसे संबंधित कुछ नियमों के बारे में हम लोग सीखेंगे जो इन्हीं से संबंधित है। अब इन नियम में क्या है या इससे रिलेटेड कौन से प्रश्न बोर्ड में आते हैं। पेपर में मान लीजिए आपके प्रश्न दे दिया, यम दे दिया और पूछा, कहा कि यह जो यम है इसमें आप इसकी घात बताइए, इसकी आप पद बताइए कि इसमें कितने पद हैं, और चर राशियां बताइए भाई इसमें कितने चर राशियां हैं, और उसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे या कितने मूल होंगे, या आपसे पूछ सकता है कितने गुणनखंड होंगे। ये टोटल जानकारी सिर्फ आपको इन्हीं तीनों की जानकारियों से मिल सकती है। सिर्फ एक टर्म से निकाल दीजिए, आपको सब बता सकते हैं आप। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कितने घात दिखाई दे रहे हैं। तो हम घात देखते किस पर है, तो हम घात देखते हैं चर राशि पर। और चर राशियां क्या होती हैं, आपने पीछे टर्म में पढ़ा था, चर राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है वे समीकरण टू समीकरण बदलते रहते हैं, और अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे गिनती की जितनी संख्याएं हैं, आपकी गिनती की जितनी संख्याएं हैं वो सब की सब अचर राशियां हैं, और जो भी आप जिनका मान बदलता रहता है, ABCD के जितने लेटर्स होते हैं, जेड अल्फा बीटा गामा थीटा, ये जो कुछ भी हैं जिनका मान फिक्स नहीं है, वो सब के सब आपकी चर राशियां हैं। तो इसमें जितनी चर राशि है, चर राशियों की काउंटिंग कीजिए,
कितनी चर राशियां हैं। तो इसमें जो चर राशि है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही चर है और वो चर है यम। यम के ऊपर अधिकतम घात देखिए, तो यम के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पावर कितना होगा, 1। तो हम यहाँ बोल देंगे कि इसका घात क्या है, 1। अगर इसका घात 1 है तो इसके शून्यक और मूल भी एक ही होंगे, यह खुद अपने आप में ही एक गुणनखंड होगा। ठीक है। अब पद की बात करते हैं, तो पद हमेशा इसके आगे वाले लगने वाले चिन्हों पर डिपेंड करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह होता है। प्लस के चिन्ह को लिखा नहीं जाता है तो पद भी कितने हो गए इसके, एक ही हो गए। लेकिन अब अगर हम नीचे आ जाएं, नीचे वाले समीकरणों की अगर हम बात कर दें तो नीचे वाले समीकरण में हम आ जाते हैं। नीचे वाले समीकरण में हम आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, चर। चर राशि कौन सा है, तो चर राशि यम आपको दिखाई दे रहा है। यम है तो चर कितने हैं, एक ही है। ये पावर दो का मतलब ये नहीं है कि चर 2 है, नहीं। पावर 2 का मतलब वो तो एक ही बार वो यम 2 बार लिखा जा रहा है, लेकिन चर राशि सिर्फ एक ही है, यम। अब इस पर घात देंगे, चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है, 2। मान के चलिए अगर आपको यहां ऐसे लिख दे -9m + 2, तब भी हम चर एक ही बात करेंगे कि चर हमारा 1 है और चर राशि पर अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए यह द्विघात बहुपद है। इसका नाम भी हम दे सकते हैं, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में इस पर घात 2 है। तो अगर घात 2 है तो इसके शून्यक और मूल भी 2 होंगे और गुणनखंड भी 2 ही होंगे, और चर राशि आपको एक ही दिखाई दे रही है। पद कितने हैं, तो पद के लिए आप चिन्हों को गिनिए, प्लस माइनस को गिनिए। शांत भाषा में आपको हम समझाने के लिए अगर हम बात करें तो प्लस माइनस को आप बस गिनिए। तो प्लस माइनस को अगर आप गिनेंगे तो प्लस और माइनस गिनिए ध्यान से, 1 2 और 3, टोटल आपको प्लस माइनस 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके 3 चिन्ह हो गए, तो ये हो गए पद कितने हो गए, 3। तो अगर हम इस समीकरण का नाम भी देंगे तो हम इसे कह देंगे कि यह त्रिपदी है। ये यहां पर है, ऊपर है, ऊपर 3 पदी है और कितने बहुपद वाला है, द्विघात बहुपद वाला है। द्विघात बहुपद का समीकरण कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर है इसके अंदर, इसके मूल और शून्यक 2 होंगे और गुणनखंड भी इसके 2 होंगे। वो कैसे होंगे, कहां से होंगे, इसे हम बाद में बताएंगे। अब आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कितने चर दिखाई दे रहे हैं, 2 चर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ चर की संख्या आप क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपके पेपर में जो भी सिलेबस में द्विघात या बहुपद से संबंधित जो भी पद दिए गए हैं उसमें कभी 2 चर नहीं रखा है। 2 चर वाले समीकरण आपने 8 में जब थे तो उससे पहले आपने पढ़ा होगा। तो हमेशा चर आपका एक ही कोई देगा, या तो यक्स ही रहेगा, यक्स का ही पूरा फंक्शन रहेगा, नहीं तो किसी अनदर टर्म का। तो चर आपका बार बार बदलेगा नहीं। तो चर हो गया आपका कितना, 1। अगर आपको लाइनिंग में दिक्कत हो रही है तो हमने इसके लिए लाइनिंग खींच दी, इसको अलग अलग ब्लॉक में बंद कर दिया। तो आपके सिलेबस में एक ही चर वाले जितने समीकरण है, बहुपद है, जो भी पढ़ना है एक ही चर का पढ़ना है। तो इसलिए एक चर का आपको दिखाई दे रहा है, चर 1 है। अब हम क्या करेंगे, चर के ऊपर घात देखेंगे। घात कितना दिखाई दे रहा है, 2। अगर हम कह दें कि बीच वाले पर टर्म पर अगर हमने 5 लगा दिया तब तो ये कितने घात का बहुपद हो जाएगा, क्योंकि चर राशि देखेंगे, चर राशि 1 है और इस चर राशि पर अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद का घात होता है। तो बहुपद के अधिकतम घात के लिए यहाँ पर क्या टर्म लगा हुआ है, 5। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ घात 5 हो जाएगी। अगर घात 5 है तो शून्यक और मूल भी कितने होंगे, शून्यक या मूल दोनों बात एक ही होती है, 5 होंगे, और इसके गुणनखंड भी 5 ही होंगे। अब हम आ जाते हैं पद पर। तो पद की गिनती के लिए हमें बस चिन्हों को गिनना होगा। कुछ कोई चिन्ह नहीं है तो धन है, धन ऋण धन, यानी 1 2 3, तो आपके टोटल पद हो गए। अब हम अगर बात करते हैं, अब अगर इसके बाद हम जाते हैं तो इसके बाद जाते हैं तो नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो आपको कितने चर राशियां दिखाई दे रही हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो 1 2 3, 1
2, ये भी यम ही है तो इसे नहीं काउंट करेंगे, 1 2 और 3, टोटल 3 चर राशियां। लेकिन क्या आपके सिलेबस में 3 चर राशियों के विषय में सिर्फ एक चर राशि का ही अलजेब्रिक फंक्शन होगा, यानी बीजीय व्यंजक सिर्फ किसी एक ही राशि वाले में होगा, तो ये वाला सिलेबस में है ही नहीं आपके, इसे आपको पढ़ना ही नहीं है, तो हम इसे बाहर कर दे रहे हैं। ये आपका यक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका यक्स हो गया। अब इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए भी हम क्या देखेंगे, चर राशि देखेंगे। चर राशि अब हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो चर राशि हमारा सिर्फ यक्स है, एक ही चर राशि है, बिल्कुल एक चर राशि है हमारी। और इस चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात आपको 3 दिखाई दे रहा है। घात जितने होते हैं शून्य भी उतने ही होते हैं, गुणनखंड भी उतने ही होते हैं, मूल भी उसके उतने ही होते हैं। अब हम पदों की बात करेंगे तो पद इसमें आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो पद कितने हो जाएंगे, 4। अब बोर्ड के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो विद्या में आए हुए हैं या अरिहंत में आपको मिल जाएंगे, या जो भी जिस भी आप साइड बुक से पढ़ रहे हैं उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आपके सन 2023 में एक प्रश्न आया हुआ है, सन 2023 में प्रश्न आया हुआ है, एक प्रश्न है कि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे, तो इनके दोनों शून्यक हमें बताने हैं। तो वो तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, घात और पद से रिलेटेड अभी ये प्रश्न नहीं है। हाँ, एक प्रश्न ग्राफ से रिलेटेड आया है जो कि आपके यहाँ पे रिलेटेड है, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ में से देख करके बताइए कि कौन सा द्विघात बहुपद का है और कौन सा नहीं है, और फंक्शन आपका दे रखा है। एक बात हमेशा समझिए, जब भी ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा और पूछेगा कि बताइए कितने घात का है, तो हमेशा आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि फंक्शन देख लेना है किसका है। तो यहाँ फंक्शन जो है, फलन जो है यक्स का है, तो हमारे पास जो भी ग्राफ आपका दिया रहेगा, जो भी ग्राफ आपका दिया रहेगा उस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे और उस ग्राफ में देखेंगे कि आपका एक्स एक्सिस को वो कितनी बार टच कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस को 2 बार टच किया है तो वो द्विघात बहुपद है। अगर वो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, यक्स अक्ष की बात करें, यक्स अक्ष को 3 बार टच कर रहा है, यहां देखिए 1 2 और 3 बार टच कर रहा है, तो कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अगर वह यक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है तो शून्य बहुपद है, उसका कोई बहुपद ही नहीं है, वो शून्य में चला जाएगा, अचर बहुपद हो सकता है। और अगर उसने यक्स अक्ष को सिर्फ 1 बार टच किया है तो रैखिक बहुपद है, यानी उसके इससे आप शून्य भी बता सकते हैं कि इसके कुल शून्य कितने हैं। तो पेपर में 2019 में एक प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो 4 ग्राफ आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे तो चारों ग्राफ में से आप को बताना है कौन सा नहीं है। तो जो यक्स अक्ष पर नहीं टच कर रहा होगा वही द्विघात बहुपद नहीं है, बाकी सब द्विघात बहुपद के हैं। और भी इसमें प्रश्न आया हुआ है जो कि आपका पद से रिलेटेड है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि मान के चलिए दिया हुआ है 4x स्क्वायर, एक प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, पूछ रहा है कि बताइए इसके कितने बहुपद है, कितने शून्यक होंगे। तो कितने शून्यक होंगे, तो हम सबसे पहले चर राशि देखेंगे। चर राशि हमारी 1 है, यक्स है, यक्स पर अधिकतम घात 2 है, यक्स पर अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यक भी ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया हुआ है, जो 2 होगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब हम इसके दूसरे टर्म पर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आपको द्विघात संबंधी समीकरण के विषय में ही जानना है कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है, उसके हल कैसे निकालेंगे और वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। जैसा कि आपने अभी एक प्रश्न देखा था, तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के विषय में जानेंगे, जानने के बाद उनके हल की विधियों के बारे में बात करेंगे। द्विघात बहुपद,
या द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद होता है? वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? घात 2 होगी। यानी कोई ऐसी राशि जिस पर हमारा अधिकतम घात 2 होगा, चाहे उसमें पद कितने भी हो सकते हैं, तो उसे हम द्विघात कहेंगे। जैसे हमारे पास एक बहुपद है यक्स स्क्वायर, तो ये देखिए, इसमें अगर पद पूछेगा तो पद कितने हैं? 1, और घात कितना है चर राशि पर? 2। एक है हमारा यक्स स्क्वायर -9, तो इसमें पद की अगर हम बात करेंगे तो पद कितने हैं? 2, और घात कितना है? 2। अगर हम एक और समीकरण लेने तो यक्स स्क्वायर -9x + 5, क्या चर राशि यही होनी चाहिए? कुछ भी आप ले सकते हैं, यम स्क्वायर पेपर में भी कुछ भी आपका दे देगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चर एक ही रहेगा। तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है, लेकिन पद पूछेगा तो कितने हो गए? त्रिपदी है, त्रिपदी बहुपद है और द्विघात। अच्छा, कोई भी द्विघात जो बहुपद होता है उसका मानक समीकरण क्या होता है? बात करते हैं मानक समीकरण के बारे में। मानक समीकरण यानी दुनिया के जितने भी बहुपद आपको दिखाई देंगे द्विघात के, वो इसी रूप के होंगे, वो आपको इसी रूप में मिलेंगे हमेशा। और वो किस रूप में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमेशा आपको याद रखना है, दुनिया का कोई बहुपद हमेशा इसी रूप का होता है, द्विघात बहुपद। याद रखिए, दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद अगर आपको मिलेगा, कोई भी मैथ का द्विघात बहुपद अगर आपको मिलेगा, तो हमेशा इसी समीकरण के रूप का होगा, जहां a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। b और c भले 0 हो जाएंगे, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a, b, c ये जो है सभी के सभी क्या है? अचर है। और यक्स क्या है? चर है। अब यहां एक शब्द आपको, एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ऐसे सी बना करके ऐसे किया गया है। इसका मतलब होता है यह एलिमेंट है। यक्स जो है एलिमेंट, हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं यक्स इज द एलिमेंट ऑफ चर। यानी हमें पढ़ेंगे कि यक्स जो है चर का क्या है? अवयव है। आप इसे क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा डेवलप्ड हम लैंग्वेज यूज किए हैं। अब मानक समीकरण हो गया। मानक समीकरण के बाद इसके कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने होंगे। मान लीजिए, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कितने मूल होंगे? ये बताइए, मूल कितने होंगे? तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल अल्फा तथा बीटा है। अगर हमने मान लिया इस चर राशि पर घात 2 है, तो इसके मूल भी 2 होंगे, इसके शून्यक भी 2 होंगे, इसके गुणनखंड भी। और हम जैसा कि जानते हैं, मूल और शून्यक दोनों को एक ही बात होती है, जीरोज कहें या रूट कहें, बात एक ही है। 2 मूल अल्फा तथा बीटा अगर है, तब क्या क्या इसके लिए समीकरण का सब टर्म निकल कर सामने आता है। तो इसके 2 मूल अगर अल्फा और बीटा दे दिए हैं, तब मूलों का योग, मूलों का योग बराबर हो जाता है फार्मूला आपका माइनस यक्स का गुणांक अब बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मूलों का योग का फार्मूला हो जाता है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक क्या है? b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। इसे आपको याद रखना होगा। तो ये आपका एक फार्मूला हमारे सामने स्पष्ट होकर के यहाँ चला आया, a अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपन a। यानी हम कह सकते हैं कि मूलों का योग बराबर। अब दूसरे अगर हम टर्म की बात करें तो हमारा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी कितने मूल हैं इसके? 2 मूल हैं, तो 2 के लिए बात करेंगे। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हो जाता है अचर पद। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैं जब अभी इसके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों को कराऊंगा,
तो आप जहां से भी देख रहे हैं या आप जहां से भी जिस भी साइड बुक से करेंगे, जिससे भी आप हेल्प लेंगे या किसी भी बुक का हेल्प लें, तो या जिस भी पेपर सेट को सॉल्व करेंगे तो उसमें जब ये फार्मूला आएगा तो उस समय आपको ये सूत्र याद रखना होगा, उस समय सूत्र आपको ये बताना होगा। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे मूल हमने मान रखे हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये अचर पद है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर बटा सी बटा ए। तो अगर हम यहां ध्यान दें, अब हमारे पास अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो हमसे कोई ये कहे कि एक बात बताइए, आपके मूल अगर किसी द्विघात बहुपद के आपके मूल अगर ज्ञात है तो इसका द्विघात समीकरण क्या होगा? तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा? तब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण का सूत्र, तब आपका द्विघात समीकरण का सूत्र बनता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे यक्स अधन मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपको याद रखना है। यानी अभी तक हम इस चैप्टर, दोनों चैप्टरों की बात करें तो रिवीजन के टाइम अभी हमको सिर्फ यही 3 फार्मूले मिले। तो इन 3 फार्मूलों को आपको एकदम कंठस्थ करना होगा। इसको जैसे चाहे मर्जी करे वैसे आप जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में आप याद कर लें, लेकिन आपको याद करना होगा। जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हम लोगों ने पीछे रिवीजन करते समय ये बातें पढ़ी हैं। अब इसके संबंधित बात करेंगे कि इनको हल करने की विधियां कितनी है। यानी द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, मैं बहुत डिटेल्ड नहीं जाऊंगा विधियों में, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बन रहा है तो इस वीडियो को शॉर्ट होना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट करने के लिए मैं बहुत डिटेल रिवीजन में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अगर डिटेल चाहते हैं तो पीछे चैनल में जाइए, और चैनल में जाने के बाद पहले से ही क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ का अलग से सेक्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें से आप द्विघात समीकरण का चैप्टर खोलिए, उसमें सारे मेथड आपको बिल्कुल डिटेल्ड मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ मिलेगा। हल करने की अगर हम बात करें द्विघात समीकरण को तो इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी विधि का नाम है द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा। या इसी का एक और नाम है जो कि इस सूत्र को किसने दिया था, तो हमारे बहुत महान गणितज्ञ श्रीधर आचार्य जी ने दिया था। तो इसे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी हम कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व करते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है भाई? मूलों के प्रकृति पर अगर हम जाते हैं तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा, और उसे हम कहते हैं विविक्तिकर। क्या कहते हैं? विविक्तिकर। विविक्तिकर, विविक्तिकर को अंग्रेजी में डी कहा जाता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, इसलिए विविक्तिकर का डी आपको दिखाई देगा। तो आप डी कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं या स्मॉल डी से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डी किससे आप डिनोट कर रहे हैं। कई बार स्मॉल डी से भी डिनोट करता है ये, तो आपके ऊपर है, स्मॉल डी से भी आप डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल डी। मैं कहूंगा सबसे बेटर रहेगा आप कैपिटल डी से इसे डिनोट कीजिए, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या है? विविक्तिकर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
बस जो भी द्विघात बहुपद दिया हो उसके मानक समीकरण से तुलना कीजिए, ए बी सी निकालिए और उस ए बी सी को बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए। जब आप इस विभक्तिकोण को इसमें रखते हैं तो आपके टोटल 3 ही तरह के मान आएंगे, और वो 3 तरह के मान कैसे होंगे, वो 3 केस हम आपको बता रहे हैं। पहला केस कैसा होगा, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों केस 3 तरह के उत्तर देते हैं। पहला, डी का मान हो सकता है आपका 0 से बड़ा आए। 0 से बड़े आने का मतलब यह हो गया कि धन में आए, धन 1 धन 2, यानी धन को लिखा नहीं जाता है 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ऐसा अगर आएगा तो हम कहेंगे कि जो मूल है वो मूल हमारे क्या है, वास्तविक है। और उस मूल में जो वास्तविक है उसमें भी 2 केस होता है, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय होंगे, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होंगे। मैंने कहा कि डिटेल में जाने के लिए आप डिटेल वाली वीडियो देख लीजिएगा, हम बस फैक्ट बताते हैं। अब हम अगर बात करें, डी का मान ऐसा भी हो सकता है कि 0 के बराबर हो जाए, तो जब ये 0 के बराबर हो जाते हैं तो इस समय मूल वास्तविक तथा बराबर दोनों होते हैं। वह बराबर वास्तविक भी हो जाएंगे और बराबर भी। और एक ऐसा केस आएगा कि जब विविक्तकर का मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा, तो ऐसे में मूल क्या हो जाते हैं, मूल जो होते हैं वो आपके काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये था द्विघात बहुपद का सबसे शॉर्टेस्ट रिवीजन जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर बताया है। अगर इसे आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। हम सूत्र की अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण में आपको सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी है। मानक समीकरण का प्रारूप, उसके बाद आपको द्विघात समीकरण में मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण बनाने की विधि, और उसके बाद विविक्तिकर का यह सूत्र है ये। तो यानी 1 2 3 और 4, ये तो आपका मानक रूप हो गया है, यानी हमेशा द्विघात समीकरण इसी रूप में होगा। अब हम बात करते हैं अगर इनके विधियों की, तो इसमें से आपके में एक विधि सिलेबस से बाहर हो गई है, पूर्ण वर्ग बनाकर। लेकिन फिर भी मैंने जब डिटेल वीडियो बनाया है तो उस डिटेल वीडियो में पूर्ण वर्ग बना करके भी कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने बताया है। अब हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड और सेधाचार्य विधि, इसके विषय में बात करते हैं। अब हम लोग द्विघात समीकरण के बहुपद जो भी हैं इनको हल करने की विधियों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले एक हम समीकरण ले रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरे को हम इसी समीकरण को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे जिसका नाम है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। इसको सबसे बढ़िया है सेधाचार्य द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, सेधाचार्य सूत्र द्वारा। यह सेधाचार्य विधि भी नाम इससे दिया जाता है। सबसे बेटर है कि सेधाचार्य विधि आप कह दें, विधि से ही चलता है। सेधाचार्य की जो विधि है सेधाचार्य विधि, और ये गुणनखंड विधि, क्योंकि दोनों में विधि है तो सूत्र लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, मान लीजिए हम कोई समीकरण ले रहे हैं, जैसे बोर्ड में आया हुआ हम कोई एक समीकरण ले रहे हैं। हमारे पास एक समीकरण है, 2019 में यह प्रश्न आया है, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। इसे हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा, और इसे ही हम सॉल्व करेंगे सेधाचार्य सूत्र द्वारा। दोनों को हम एक ही टर्म के विधि से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे ये हल आते हैं। तो इनके मूल अथवा शून्यक हमें
बताने हैं। अब इसके जितने भी इन दोनों चैप्टरों से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आए हैं वो सब के सब मैं टाइप करके, ऐसे समझ जाइए कि हम टाइप करके इसको लगवा जाएंगे। तो हमने टाइप करके लगवाया हुआ है, आप डिटेल वीडियो में जाएंगे ना तो वहां आपको टाइप वाइज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं कि एक एक करके सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ लेंगे। तो उसमें से पहला टाइप ऐसे समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पर ले रहे हैं। इसके बाद जैसे ही मैं पूरी रिवीजन करा दूंगा, रिवीजन करने के बाद हम बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी साइड बुक से हो। अब हम हल करते हैं। हल करने की सबसे विधि क्या होती है कि हम इसे आदि अंत भी करते हैं। हमने पता किया कि क्या यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। अगर है तो ही ये विधि लगेगी, नहीं तो ये लगेगी नहीं। तो सबसे पहले हम इसे आदि अंत के गुणे के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह को देखते हैं। जब भी आपको इस तरह का समीकरण मिले तो आप हमेशा चिन्ह देखिए, चिन्ह के बाद आप अंक देखेंगे, ये दोनों चीजों को मिलाएंगे। तो चिन्ह देखिए, तो पहले में आदि में प्लस है और आखिरी में भी प्लस है, यानी धन और धन है। तो धन और धन का गुणा कराइए, धन और धन का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, धन। हमने अंक चिन्ह का पहले, सबसे पहले चिन्ह का गुणा कराया जाता है। चिन्ह का गुणा करा लिया आपने। आदि और अंत बीच वाले पद से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण को आप हल कीजिएगा तो आप बीच वाले से कोई भी रिश्ता मत रखिएगा, आपको बाहर दोनों से ही रिश्ता रखना है। अब यानी बीच वाला जो भी अंक आ रहा है उसे प्लस करके ही लाना है, इससे यह अर्थ निकलता है। क्यों लाना है, कैसे होता है, क्यों ही धन करने पर होता है, ये डिटेल वीडियो में है, ये अभी यहाँ टॉपिक नहीं है। क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अब हम ऑल्टो पे बात करते हैं। ऑल्टो कितना है, 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ कितना है, 5 है। तो 4 और गुणे 5 यानी 4 बचे 20। अब एक्चुअल में यह 20 आया क्यों, इस 20 से होगा क्या, इस 20 से यह होगा कि हमारा जो यहाँ पर बीच में अंक जो दिखाई दे रहा है, बीच में जो अंक दिखाई दे रहा है 9, इस 9 को हम इस 20 के द्वारा ही लाएंगे। लेकिन क्या, किस प्रोसीजर के थ्रू, ये हम देखते हैं। हमें इस 20 का दो फैक्टर पता करना है, 20 का ऐसा दो फैक्टर पता करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और जोड़ने पर 9, इसलिए यह 20 निकाला गया है। जैसे ही आपको दो क्वेश्चन मिलेगा, अभी हम वर्क के लिए देंगे, तो जब भी आपको ऐसे कोई भी मैं क्वेश्चन दूं तो हमेशा सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराएंगे, चिन्ह का गुणा कराने के बाद आप अंकों का गुणा कराएंगे। और वो ध्यान रखिएगा आदि और अंत का, आदि माने शुरुआत का और अंत माने अंत का, 3 ही पद होते हैं तो बीच वाले पद को हम छोड़ देंगे। क्यों कराया जाता है, ताकि बीच वाला आए। और अब इस बीच वाले का यानी 20 का ऐसा दो फैक्टर बताइए जिसको गुणा कराने पर 20 और जोड़ने पर 9 आए। हमेशा यही होगा कि चिन्ह कभी ऐसा हो सकता है कि ये माइनस हो जाए, कभी ये ऋण में आ जाए। तो जब ऋण में आएगा तो हमारा ये बात सेम होगी, बस हम यहां ऋण लगा देंगे। अभी फिलहाल क्या है, धन है। अब आपको इस 20 का एलसीएम लेना होगा, लॉस जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। आप अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आप जिस भी नाम से जानते हो आप इसे कह सकते हैं। अब 20 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिसका गुणा कराने पर, यानी अगर आपको टेबल याद है तो ठीक, लेकिन मान के चलिए कोई बड़ा अंक आ गया तो 1200 1800 ऐसा कुछ करके आ गया, तो आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, 2 10 बार में, 2 से 5 बार में, ये तो अभी खैर छोटा है 1, यानी हमारे दो फैक्टर ये आए 2 × 2 × 5, यानी 2 × 2 × 5, यानी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन से, यानी हम देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी 5 में अगर आप 4 का गुणा कराएंगे तो 20 आएगा, और 5 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे कर रहे होंगे तो आपके दोनों सेम पोर्शन होने चाहिए। गुणा कराने पर वो अंक आना चाहिए जिस अंक में मल्टीप्लाई करने पर आया था, और जोड़ने पर या घटाने पर वो अंक आना चाहिए जो कि आपके बिटवीन में है, मिडिल में है, बीच में। बिल्कुल ये आ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 4x², 9 के जगह आप लिख देंगे 5 धन 4, बाहर x हो जाएगा, धन 5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका 4x²
धन 5x धन 4x धन 5 बराबर 0। अब आपको यह 4 पदों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि x का गुणा भी हमने यहां कराया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा है, धन का है। धन का धन में गुणा होगा धन, धन का धन में गुणा होगा धन ही होता है। और x का 5 में होगा 5x, x का 4 में होगा 4x। अब आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या है आपका कॉमन, x। x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 4x धन 5। और इसमें आपका क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ कॉमन क्या होगा 1। कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में ऐसा क्या है। अच्छा, कई बार बच्चे कॉमन लेने में गड़बड़ करते हैं। जब भी आपको ऐसा डाउट हो, कॉमन लेने में आपको गड़बड़ हो रही हो, जैसे मान के चलिए 4x स्क्वायर और धन 5x में आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉमन क्या है, तो इसको आप तोड़ लीजिए। 4 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे, x स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा x गुणे, अब 5x कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा 5 गुणे। अब आपको दिखाई दे रहा है x और x दोनों में है कि नहीं है, तो x को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा 2 गुणे 2x धन 5, 2 दूनी 4x। तो देखिएगा 4x धन 5 आया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता है 1। अक्सर बच्चे चिन्ह लेने में भी गड़बड़ करते हैं, इसको भी आप ध्यान से दीजिएगा। अगर पहले माइनस है तो माइनस को कॉमन लीजिए, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, अगर पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है तो सिर्फ प्लस को ही कॉमन लीजिए, यानी उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4x धन 5 बराबर 0। ये आपके रफ वर्क है। चार x धन 5 और यह हो जाएगा x धन। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 4x धन 5 यहाँ है और 4x धन 5 यहाँ है, तो इन दोनों में हमने कॉमन कर लिया बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे अतः। अच्छा, हमने अभी गुणनखंड हम लोग बात कर रहे थे, जब भी हमने बहुपद दिया तो यही इसके क्या है गुणनखंड है। देखिए गुणन के रूप में है, गुणे के रूप में है और 2 खंडों में टूट गया है, इसलिए यह इस समीकरण के क्या है गुणनखंड है। इस समीकरण पर घात 2 है तो इसके गुणनखंड भी 2 आ गए। अब इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। हम कह रहे हैं या तो इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो 0 है, लेकिन हमें पता है क्या कौन 0 है, हमें पता नहीं है, तो हम दोनों को एक एक करके 0 मानेंगे। अतः 4x + 5 बराबर 0, ये हमने मान लिया कि यहाँ 0 है। तो 4x बराबर धन 5 बराबर किधर आता है तो ऋण 5, तो x बराबर ऋण 5 बटा 4 1 हो गया। अगर ये 0 नहीं है तो कौन 0 होगा तब, या x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो ये हो गया। अब जाकर के अंततः आपका आंसर आया है, आपका सलूशन आया है, उत्तर आया है, आप जो भी इसे कह सकते हैं, आपका हल आया है, जो भी आप इसे कहें, x बराबर -5/4 कामा -1, ये आपका आंसर आया है। और ये आपका आंसर सही है कि गलत है, आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। ये बात दूसरी है, जब आएगी तो हम ये बात समझाएंगे, अभी जब क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिलेगा तो, क्योंकि आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना, तो यह वैल्यू पुट करने के बाद इसका मान क्या कर देगा 0। -5/4 इसमें रख करके देखिए, ये अभी 0 रहेगा, -1 रख करके देखिए 0 आ जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। अब हम दूसरी विधि को सीखते हैं, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि को हम सीखते हैं। आज जो है बहुपद एवं द्विघात समीकरण का रिवीजन का डे 1 है, ये 2 दिनों में खत्म हो जाएगा आपका। तो डे 1 में हम लोगों ने, डे फर्स्ट में आज ये हमने इतना सीखा। अब हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र पर आते हैं। अब ये श्रीधराचार्य सूत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है। याद रखिएगा, कुछ ऐसे समीकरण आपको मिल जाएंगे जो गुणनखंड विधि से हल नहीं होते हैं। अगर वो गुणनखंड विधि से हल नहीं होते हैं तो उन्हें पूर्ण वर्ग से हल किया जाता है। अगर पूर्ण वर्ग से भी हल नहीं होते हैं तब उन्हें किससे हल किया जाता है,
सीधाचार्य सूत्र द्वारा हल किया जाता है। अब हम बात करेंगे सीधाचार्य सूत्र के लिए। तो समीकरण 1 हम पूरे स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करेंगे, और ये थोड़ा सा आसान लेकिन लेंदी हो जाता है। समीकरण 1 हमने मान लिया कि तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। बस अब यहां आपको a, b और c नोट करने में, a, b, c जो है ये नोट करते समय आपको ध्यान रखना है। तो अब a, b, c कैसे नोट करते हैं, अगर आप द्विघात समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रखिए, कहीं मान के चलिए यहाँ -5 दे दिया तो c का मान क्या हो जाएगा, -5। मान लीजिए यहाँ प्लस 9 दे करके माइनस दे दिया तो b का मान क्या हो जाएगा, -9। यहाँ मान लीजिए 4 की जगह a का मान 4 न दे करके माइनस आगे लगा दिया तो a का मान क्या हो जाएगा, -4। तो अभी आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है आपका, 4 है। b की वैल्यू कितनी है, b का मान कितना है, 9 है। और c का मान कितना है, 5 है। लेकिन अगर यहाँ माइनस दिया होता तो हम यहाँ -5 रखते। अक्सर बच्चे माइनस देख करके थोड़े से अपना धैर्य खो देते हैं, तो आपको माइनस से घबराना नहीं है। माइनस दिया है तो यहाँ -5 होगा, प्लस दिया है तो हमने प्लस लिख दिया। अभी फिलहाल प्लस दिया है, प्लस को लिखते नहीं। यहां तक समझ में आया। जैसे ही आप इसे करेंगे, करने के बाद आप विविक्तिकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविक्तिकर। इससे ये भी पता चल जाएगा, विविक्तिकर यानी d बराबर होता है b² - 4ac। तो b के जगह देखिए क्या दे रखा है आपका, b के जगह दे रखा है 9 का वर्ग माइनस 4 गुणे a के जगह क्या दिया है, 4, c के जगह क्या दिया है, 5। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 81, और 4 चौक को 16 बचे 80। आप 81 में से 80 को घटाएंगे तो क्या है। अच्छा, अब एक बात यहां पर आती है कि क्या आप लोग पेपर में भी डायरेक्ट एकदम सीधी लाइन में इतने स्टेप ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। चूंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो मैं सीधी लाइन में ये स्टेप ले गया हूं, लेकिन आपके पास पूरा पेपर में समय होता है और जगह होती है, तो आप इस स्टेप को नीचे इक्वल करके लेके चलेंगे। अच्छा, यहां पर आपको क्या पता चल गया, यहां आपको पता चल गया, यहां जो आपका d का मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है कि नहीं, 0 से बड़ा है भाई, 1 0 से बड़ा होता है। अतः जो हमारे मूल होंगे, या इसलिए मूल जो होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और एक और बात है, वास्तविक के साथ साथ मैंने एक बात जब मूल की प्रकृति में हम पढ़ रहे थे उस समय भी कहा, अगर ये वर्ग आ जाता है, d का मान अगर ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग में वास्तविक के साथ साथ वास्तविक व परिमेय आते हैं। यानी जो भी मान आएगा वो वास्तविक होने के साथ साथ परिमेय भी होगा। अब हम इसे हल करेंगे। ये क्यों करते हैं, इस प्रोसीजर से करने से एक फायदा ये हो गया कि आपको विविक्तिकर निकालना आ जाता है, और जब एक बार विविक्तिकर आप निकाल लेंगे तो विविक्तिकर से मूलों की प्रकृति निकालना आ जाएगा। तो आधा क्वेश्चन तो मूलों और मूलों के प्रकृति से संबंधित देता है। तो सीधाचार्य सूत्र करने से फायदा यह है कि इससे रिलेटेड अनदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम हल कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें वास्तविक तथा परिमेय हो गए, अब हम सीधाचार्य सूत्र की बात करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, ये आपका 5वां सूत्र हो गया जिसे आपको याद करना है, श्रीधराचार्य। सीधाचार्य सूत्र, सीधाचार्य सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट में d बट्टा 2a, ये आपका सूत्र होता है, इसे आपको याद करना होगा। अब आप देखेंगे माइनस बी के जगह माइनस बी कितना दिया है 9, तो ये -9 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में डी का मान कितना दिया है 1 आपने निकाला है, और बटा 2a, 2 के जगह 2, a के जगह आपने कितना रखा है तो 4 हो गया। चल अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया -9, कड़ी में 1 को बाहर निकालेंगे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 1 बटा 8। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहां धन और ऋण दोनों एक साथ है, इसलिए आपको इन्हें अलग करना होगा। अब यहां पर हम इसे अलग करेंगे तो अतः या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर एक खंड हो जाएगा और दूसरा खंड किसका होगा ऋण चिन्ह लेने पर, क्योंकि हम जानते हैं एक ही साथ या तो जुड़ेगा ही, नहीं तो घटेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा यक्ष का मान क्या आया है, हमारा यक्ष का मान आया है -9 प्लस 1 बटा 8। -9 में से अगर हम 1 की बात करेंगे तो यहां अगर हम 1 घटा देंगे तो बड़ा कौन है ऋण वाला है, ऋण वाले में से छोटे वाले यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, तो 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बटा 8, यानी यक्ष का मान कितना आ गया आपका -1। ऋण चिन्ह अगर आप लेते हैं तो यक्ष बराबर -9 -1 बटा 8 यानी -10 बटा 8। आप इसे 2 से काटिए, 2 से ये 5 बार में, 2 से 4 बार में, तो यक्ष बराबर -5 बटा 4। तो आपने अभी सीखा कि हम अगर गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण को हल करें तो या सिद्धाचार्य विधि से हल करें तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। लेकिन मैं अगर सलाह देने की बात करूंगा तो जिन बच्चों को दिक्कत होती है मल्टीप्लाई और गुणा करने में थोड़ा भी दिक्कत होती है तो वो गुणनखंड से नहीं जाएंगे, वो सिद्धाचार्य से ही जाएंगे, क्योंकि सिद्धाचार्य से अगर कोई क्वेश्चन गुणनखंड विधि से नहीं हल हो पाएगा तो आप वहां फंस जाएंगे। जैसे कणी दे देता है तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं घबरा जाते हैं और उसे करते नहीं है। तो आप अगर सिद्धाचार्य सूत्र से जाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, डी निकालते समय जो दिक्कत है डी को निकालते समय है, डी एक बार निकल गया तो उसे रूट से बाहर निकालिए, प्लस रखिए माइनस रखिए, आंसर आपका सेम है।